क्या दुनिया के शेयर बाजार में एक नया खतरा बन रहा है? एक तरफ एआई का क्रेज है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन जैसी कंपनियों के शेयरों पर दुनिया भर के निवेशकों की नजर है, तो दूसरी तरफ गोल्ड में भी पैसा तेजी से पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निवेशक अचानक गोल्ड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम सच में अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश कर रहे हैं या फिर अनजाने में हमारा ज्यादातर पैसा सिर्फ एक ही एआई थीम पर लगा हुआ है? आज की कहानी सिर्फ गोल्ड की तेजी की नहीं है, ये कहानी है एआई, अमेरिकी बाजार, गोल्ड और आपके पोर्टफोलियो के हिडन रिस्क की। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्लेक्स प्रेन का मानना है कि बाजार में लिक्विडिटी को लेकर एक अलग तरह की कहानी बन रही है। उनका तर्क है कि अमेरिकी सरकार पुराने सरकारी बॉन्ड वापस खरीदकर यानी कि ट्रेजरी बायबैक के जरिए बाजार में लिक्विडिटी पहुंचाने का एक रास्ता अपना रही है। लेकिन क्या इसका मतलब अमेरिकी पैसा छाप रहे हैं, यानी कि अमेरिका पैसा छाप रहा है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। जब अमेरिकी ट्रेजरी पुराने बॉन्ड वापस खरीदती है तो इसका मतलब अपने आप नए डॉलर पैदा होना नहीं होता, बल्कि पुराने कर्ज को वापस खरीदने के बदले नई सिक्योरिटीज भी जारी की जा सकती हैं। इसीलिए सिर्फ ट्रेजरी बायबैक को सीधे सीधे मनी प्रिंटिंग कहना सही नहीं होगा। फ्लिक्स प्रेन इसे अपने नजरिए से लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका मानते हैं। बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी ने 9 सितंबर से लंबी अवधि के बॉन्ड की बायबैक बढ़ाने का फैसला किया है। अभी हर ऑपरेशन में अधिकतम 2 अरब डॉलर यानी कि करीब 19,000 करोड़ के बॉन्ड वापस खरीदे जा सकते हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम 4 अरब डॉलर यानी कि 38,000 करोड़ प्रति ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में फेडरल रिजर्व नई सिक्योरिटीज खरीदने लगे तब तस्वीर अलग हो सकती है। फिलहाल ऐसा कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब आते हैं असली खतरे पर। एआई एक्सपोजर को फ्लिक्स प्रेन की टीम हजारों रिटेल पोर्टफोलियोज का रिव्यू करती रहती है। उनका मुताबिक कई निवेशकों को लगता है कि उनका पैसा पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जब उनके पूरे पोर्टफोलियो को देखा जाता है तो असल में एआई एक्सपोजर 60 से 70% तक पहुंचा हुआ मिलता है। अब ये कैसे हो सकता है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक S&P 500 इंडेक्स खरीदा। आपको लगता है कि आपने अमेरिका की 500 कंपनियों में निवेश कर दिया, लेकिन उस इंडेक्स से पहले से एनवीडिया, एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत ज्यादा वेटेज होता है उस इंडेक्स में। अब आपने अलग से एनवीडिया का शेयर भी खरीद लिया और फिर अमेजन का या फिर माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अलावा फिर कोई और टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड खरीद लिया और उसके बाद कोई और एआई फंड खरीद लिया। तो आपको लग रहा है कि आपने अलग अलग जगह पैसा लगाया है, लेकिन असल में आपका पैसा घूम फिर कर उन्हीं बड़ी एआई और टेक कंपनियों में पहुंच रहा है। यही हिडन कंसंट्रेशन रिस्क है। अब बात आती है कि S&P 500 में कितना बड़ा है ये कंसंट्रेशन। तो आज अमेरिकी शेयर बाजार कुछ बहुत बड़ी कंपनियों से पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है उन पर। अलग अलग कैलकुलेशंस में S&P 500 की टॉप 10 कंपनियों का वेट करीब 39 से 41% के बीच पहुंच चुका है। जून 2026 तक फैक्ट सेट के आंकड़े भी टॉप 10 का वेट लगभग 40% बताते हैं। जेपी मॉर्गन चेस के एनालिसिस की माने तो उनके मुताबिक इंडेक्स का प्रदर्शन अब कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के उतार चढ़ाव के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। मतलब उनमें उतार चढ़ाव होता है तो पूरा इंडेक्स ही हिलने लग जाता है। तुलना कीजिए 1990 में टॉप 10 कंपनियों का जो वेट था वो करीबन 19% था और .com बबल के पीक पर ये करीब 26.6% था। आज यह आंकड़ा करीब 40% के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना ऊपर जा चुका है। यानी कि अगर इन कुछ बड़ी कंपनियों में बड़ी गिरावट आ जाती है तो असर सिर्फ टेक निवेशकों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो सिर्फ एक नॉर्मल S&P 500 इंडेक्स फंड खरीदकर खुद को डाइवर्सिफाइड मान रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि गोल्ड की तरफ पैसा बढ़ रहा है? यहीं से गोल्ड की कहानी शुरू होती है। फ्लेक्स प्रेन गोल्ड को जल्दी अमीर बनने वाली मशीन नहीं मानते। उनके मुताबिक गोल्ड का काम अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस की तरह हो सकता है। इसे कार इंश्योरेंस की तरह आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कार इंश्योरेंस लिया तो वो आप इसलिए नहीं खरीदते कि हर साल उसमें मुनाफा कमाएंगे, बल्कि उसे इसलिए खरीदा जाता है ताकि कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति एक झटके में खराब ना हो जाए। गोल्ड को भी कई निवेशक इसी नजरिए से देखते हैं। गोल्ड ना तो डिविडेंड देता है, ना ही ब्याज देता है और ना ही किसी कंपनी की तरह हर तिमाही में प्रॉफिट इसका बढ़ता है। लेकिन जब करेंसी कमजोर होती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं, तब गोल्ड को एक तरह की सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है।
लेकिन क्या युद्ध शुरू हुआ तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाएगा, ऐसा कहना सही है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। यही एक सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। कई निवेशकों को लगता है कि दुनिया में युद्ध शुरू हुआ मतलब गोल्ड की कीमत तेजी से ऊपर जाएगी, लेकिन बाजार हमेशा इतना सीधा नहीं चलता। मान लीजिए युद्ध की वजह से ऑयल महंगा हो गया, ऑयल महंगा होने से इन्फ्लेशन का डर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर चली जाएंगी और उसके बाद जब सरकारी बॉन्ड्स पर 5% से ज्यादा रिटर्न मिलने लगे तो कुछ बड़े निवेशकों को बिना ब्याज वाले गोल्ड के मुकाबले जो बॉन्ड है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इसीलिए युद्ध का मतलब हमेशा गोल्ड में सीधी तेजी नहीं माना जा सकता। जैसे कि जनवरी के रिकॉर्ड के पास गोल्ड खरीदने वाले कई रिटेल इन्वेस्टर्स बाद में गिरावट में करीबन 20 से 30% तक का नुकसान में चले जा चुके हैं। अब उनमें से कई सिर्फ अपने खरीद भाव तक पहुंचने का ही इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इसलिए गोल्ड खरीद लेना कि दुनिया में तनाव चल रहा है, ये हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो गोल्ड या फिर सिल्वर, किसमें ज्यादा दम है? अब सवाल आता है कि अगर प्रेशियस मेटल्स में निवेश करना है तो गोल्ड लें या फिर सिल्वर लें। फ्लेक्स ब्रेन लंबे समय से यानी करीब 5 सालों के नजरिए से गोल्ड को ज्यादा स्टेबल विकल्प मानते हैं। हालांकि सिल्वर में तेजी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा होता है। सिल्वर की कहानी गोल्ड से थोड़ी अलग है, क्योंकि सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, इसके साथ ही सोलर पैनल्स में भी होता है, डेटा सेंटर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसके साथ ही एआई से जुड़ी कई टेक्नोलॉजीज में भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है और इसकी जरूरत होती है। इसीलिए सिल्वर के पीछे सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड काम नहीं करती, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड की भी इसके पीछे एक अलग कहानी है। लेकिन याद रखिए, जहां ज्यादा तेजी की संभावना होती है वहीं पर बड़ा रिस्क भी हो सकता है। अब आते हैं गोल्ड माइनिंग कंपनीज पर। जब गोल्ड की कीमत ऊंची होती है तो सबसे सीधा जो फायदा होता है वो गोल्ड माइनिंग कंपनीज को हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड महंगा बिक रहा है और कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही है तो फिर कंपनी के कैश फ्लो में बड़ा सुधार हो सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो न्यूमॉन्ट है। न्यूमॉन्ट ने पिछली तिमाही में रिकॉर्ड 2.205 अरब डॉलर का फ्री कैश फ्लो बनाया। 95 रुपीस के हिसाब से अगर ये करीब 20,948 करोड़ बैठता है। वहीं एग्निको ईगल का फ्री कैश फ्लो 1.335 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,683 करोड़ रहा। कंपनी के मुताबिक ये उसका रिकॉर्ड क्वार्टरली फ्री कैश फ्लो था। यानी कि गोल्ड की ऊंची कीमत का असर सिर्फ गोल्ड की कीमत पर नहीं, बल्कि माइनिंग कंपनीज की कमाई और कैश जनरेशन पर भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही गोल्ड माइनिंग ईटीएफ में भी तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड माइनर्स के ईटीएफ जीडीएक्स में 12 अगस्त के बाद करीब 14% की तेजी आई है। हालांकि ये अभी भी फरवरी के स्तर से करीबन 11% नीचे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझनी है, गोल्ड और गोल्ड माइनिंग शेयर्स एक जैसी चीज नहीं है। गोल्ड खरीदने पर आप सीधे गोल्ड की कीमत पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन माइनिंग कंपनी में निवेश करने पर बहुत सारे और भी रिस्क हैं जो इसके अंडर आते हैं। वो रिस्क क्या है? जैसे कि कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट, मैनेजमेंट, सरकारी परमिशंस, जिस देश में माइन है वहां क्या पॉलिटिकल रिस्क क्या है और पूरे स्टॉक मार्केट में क्या उतार चढ़ाव होता है, ये सब इसके लिए मायने रखते हैं। इसीलिए सिर्फ गोल्ड की कीमत बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हर माइनिंग स्टॉक भी उतना ही अच्छा निवेश या फिर उतना ही फायदेमंद हो सकता है। अब आता है सबसे बड़ा आंकड़ा, गोल्ड ईटीएफ में 60,800 करोड़ का निवेश। गोल्ड में तेजी के पीछे अब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। अगर इन सब को हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाएं तो आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते ग्लोबल फिजिकल गोल्ड बैक्ड ईटीएफ्स में करीब 6.4 अरब डॉलर यानी कि करीब 60,800 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया। इसमें नॉर्थ अमेरिका से करीब 41,800 करोड़, यूरोप से करीब 16,150 करोड़ और एशिया से करीब 2,850 करोड़ रुपए आए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक भी वास्तविक वीकली नेट इनफ्लो 6.38 अरब डॉलर रहा। यह लगातार 7वां हफ्ता बताया जा रहा है जब गोल्ड ईटीएफ्स में इतना पैसा आया है। इन 7 हफ्तों में कुल 16.4 अरब डॉलर यानी कि करीब 1,55,800 करोड़ का निवेश हुआ। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट करीब 615 अरब डॉलर यानी कि करीब 58.43 लाख करोड़ तक पहुंचने का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। यानी कि गोल्ड की तरफ सिर्फ छोटे निवेशक नहीं भाग रहे, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन आम निवेशक के लिए इसमें सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या गोल्ड की तेजी देखकर अब पूरा पैसा गोल्ड में डाल देना सही है? तो बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। अगर आप एआई स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं और फिर गोल्ड में भी सिर्फ तेजी देखकर ही पैसा डालना चाहते हैं तो आप शायद रिस्क कम नहीं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें।
आपके म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक शामिल हैं ये चेक करें। आपके इंडेक्स फंड में कौन सी कंपनियां हैं ये देखें। आपने डायरेक्ट कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं इस पर भी ध्यान रखें। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके अलग अलग फंड्स और स्टॉक्स में बार बार वही बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एनवीडिया, एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी टेक कंपनियां आ रही हैं? अगर ऐसा है तो आपका पोर्टफोलियो दिखने में डाइवर्सिफाइड हो सकता है, लेकिन असल में नहीं है। और गोल्ड को लेकर सबसे जरूरी बात, गोल्ड को सिर्फ रिटर्न की दौड़ में शेयर्स से मुकाबला करने वाला एसेट मत समझिए। गोल्ड का काम इससे कहीं ज्यादा अलग है। शेयर्स आपको ग्रोथ दे सकते हैं, तो वहीं बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड इनकम दे सकते हैं। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कुछ सिचुएशंस में पोर्टफोलियो को करेंसी, इन्फ्लेशन और बड़े फाइनेंशियल रिस्क से सुरक्षा देने में मदद कर सकता है। तो इसको एक हेजिंग टूल की तरह देखना चाहिए। लेकिन गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड माइनिंग शेयर्स, इन तीनों का एक जैसा इन्वेस्टमेंट समझना गलती होगी। तीनों का रिस्क अलग है, तीनों का रिटर्न अलग से आता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में दो बड़े संकेत निकलते हैं। पहला, दुनिया में स्टॉक मार्केट्स कुछ बहुत बड़ी एआई और टेक कंपनियों पर पहले से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं और कई इन्वेस्टर्स शायद बिना जाने अपना बहुत बड़ा पैसा उसी एक थीम पर लगा रहे हैं। दूसरा, गोल्ड की तरफ तेजी से पैसा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा। गोल्ड को लेकर भी एंट्री प्राइस और रिस्क को समझना बेहद जरूरी है। तो इस समय निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं है कि गोल्ड खरीदें या एआई स्टॉक्स। असली सवाल ये है कि आपका पैसा आखिर लगा कहाँ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद को डाइवर्सिफाइड समझ रहे हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अनजाने में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों में और या फिर किसी एक एआई थीम पर ही टिका हुआ है। और शायद यही वजह है कि दुनिया अब सिर्फ रिटर्न्स नहीं, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन की भी बात कर रही है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप डाइवर्सिफाइड हैं? क्या आपका पोर्टफोलियो इस वक्त प्रोटेक्टेड फील कर रहा है? हमें ये चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।